नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स 15। इस शो में हम आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझनें हैं वो इस शो में शामिल करेंगे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। और साथ ही साथ अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करिए या फिर मेल कीजिए। फ़ोन लाइन नंबर और मेल आईडी हमारी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करेंगे। पहले शो में आपको याद होगा कि हम काफ़ी सारे सेक्शंस की डिडक्शंस की बात कर रहे थे। सेक्शन 80C और 80D, इसके बारे में तो सभी को पता है क्योंकि मेडिक्लेम होता है। और 80C भी 1.5 लाख का डिडक्शन। अमूमन हम देखते हैं कि जो काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स हैं वो इन दोनों सेक्शंस के बारे में ज़्यादा जानते हैं और इन सेक्शंस को ही ध्यान में रखते हुए अपने टैक्स की प्लानिंग भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे सेक्शंस हैं और उसके अंदर में काफ़ी सारे ऐसे सब सेक्शन है जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, तो वो हम इस शो में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हमने 80C को विस्तार से चर्चा किया था। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के रूल्स पर भी हमने बात की थी। मेडिकल ट्रीटमेंट की क्या लिमिटेशंस होती हैं उनको लेकर भी हमने चर्चा की थी। इसके अलावा 80E यानी कि इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन, इसे भी लेकर हमने चर्चा की थी। 80EEB, अगर आपने ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, गाड़ियों के लिए कुछ लोन लिया है तो उसकी क्या लिमिटेशन है इस वक्त, ये भी हमने बात की थी। 80G में हमने डोनेशन पर भी विस्तार से चर्चा की थी कि कहाँ कहाँ पर अगर आप डोनेशन देते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इसमें कौन कौन से कवर हैं जिनको कि अगर आप कुछ दान देते हैं, डोनेट करते हैं तो उसका भी फ़ायदा सरकार आपको देती है और उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80G के अंडर में ले सकते हैं। ऐसे ही हमने 80TTA कुछ सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर और सीनियर सिटीजन को भी क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं उनके लिए 80TTTB, इस सेक्शन का ध्यान में रखना ज़रूरी है और इससे भी आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। इसका एक क्विक रिकैप हमने आपको दिया। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपको नहीं पता होंगी, लेकिन उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर ये एपिसोड वापस से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताया था कि क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं, किस किस डिडक्शन का आपका फ़ायदे ले सकते हैं 80C के अलावा भी, और कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन उनके ज़रिए आप अपनी टैक्स प्लानिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वो तो हिस्सा पार्ट 1 था, लेकिन चर्चा उसके आगे भी काफ़ी सारे थी और आपके कुछ सवाल भी हमें मिले थे, तो उसको अब हम इस शो में शामिल करेंगे और अब इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट मुकुल मुंद्रा जी जुड़े हुए हैं, CA एंड फाउंडर मुंद्रा कंपनी, जो कि जाने माने टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, CA भी हैं और इनके भी काफ़ी सारे शोज़ चलते रहते हैं। यूट्यूब पर भी ये काफ़ी पॉपुलर हैं, इनके वीडियोज़ हैं, तो वो भी आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज वापस से जुड़ने के लिए, और इस चर्चा को आज हम और आगे बढ़ाते हैं। तो 80TTB तक तो हमने चर्चा कर ली थी, जिसमें कि हम सीनियर सिटीज़न के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर आगे देखें तो एक सेक्शन है सेक्शन 24B। अब ये इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और लोगों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये होम लोन से जुड़ा हुआ है। और हमारे देश में तो हम देखते ही हैं कि घर खरीदना एक बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन बहुत सारे इसमें नियम भी होते हैं। इससे जुड़े कागजात और इससे जुड़ी जो प्रोसेस होता है वो बड़ा लंबा होता है। लेकिन टैक्स के भी फ़ायदे इस पर सरकार आपको देती है, तो उसके भी फ़ायदे आपको सेक्शन 24B के ज़रिए मिल सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए सेक्शन 24B के बारे में, और उसके बाद हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू पूजा जी। अच्छा, ये जो सेक्शन है 24 सबसेक्शन बी, ये बात करता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की जब हम बात करते हैं तो इसके 2 पार्ट है और इसका आपको पूरा-पूरा बेनिफिट मिलता है। इसको इस तरीके से समझिए, जब हमने सेक्शन 80C कवर किया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब आप इसका जो अ, इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट करते हैं, और इंस्टॉलमेंट के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो गया उसका प्रिंसिपल अमाउंट एंड द सेकंड पार्ट इज़ इंटरेस्ट अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल पार्ट जो है उसका ईएमआई का, जब आप उसका पे करते हैं तो उसकी आपको जो है बेनिफिट, जो डिडक्शन जो मिलती है वो अंडर सेक्शन 80C में मिलती है।
जिसमें मैक्सिमम लिमिट मैंने आपको बताई थी 1.5 लाख रुपए। तो ईएमआई का एक पार्ट वहाँ चला गया। ईएमआई का आपका जो सेकंड पार्ट है इंटरेस्ट का, वो सेकंड पार्ट जो है इंटरेस्ट का, वो आप सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर उसका जो बेनिफिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं, और जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है रुपीज़ 2 लाख पर ईयर है। तो हुँ, ये है सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती है, तो उसके ऊपर आज हम थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे। बिल्कुल। इसको इस तरीके से समझें आप कि कई बार ऐसा होता है कि हमने हाउसिंग लोन तो ले लिया, हुँ, ठीक है? लेकिन आपको अभी तक पोज़ेशन नहीं मिला है। तो हुँ, हमारे सामने कई बार ये क्वेरी आती है कि सर हमने हाउसिंग लोन तो ले लिया है, लेकिन अभी तक हमको पोज़ेशन नहीं मिला है, तो क्या हमको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा क्या? हुँ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो चालू हो जाता है, ठीक है? तो हुँ, उसके अंदर जो इसमें सेक्शन 24 बी में ये बताया गया है कि जब भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके सामने, तो उस केस के अंदर आपका जो बेनिफिट है, वो तो आपको तभी से मिलेगा, उसी फाइनेंशियल ईयर से मिलेगा जिस साल से आपको उसका पोज़ेशन मिला है। हुँ, तो अब क्वेश्चन आता है, तो मैंने जो इससे प्री पेमेंट किया, प्री इंटरेस्ट जो पे किया बिफोर पोज़ेशन, उसका क्या? हुँ, तो उसमें ये है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन है आपके सामने, तो आपने हुँ, जितना भी इंटरेस्ट पे किया है बिफोर पोज़ेशन, उसका आप हुँ, एग्रीगेट टोटल लगा लें, हाँ, उसको डिवाइड बाय 5 करें। हाँ, तो आने वाले 5 साल यानी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, जिस साल में आपको पोज़ीशन मिला है, वहाँ से अगले 5 सालों में वो हर साल आपको 1/5 आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन जो है हुँ, एज़ ए इंटरेस्ट, वो आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24 बी के अंदर। ये पोज़ीशन की जो आपने बात की, ये हम थोड़ा समझना चाहेंगे इसका, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब तक मान लीजिए पोज़ीशन ना मिले और अगर आपका लोन चालू हो चुका है, ईएमआई कटना भी चालू हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस घर का पोज़ीशन आपको नहीं मिला है, तब भी क्या आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, इसको देखिए इस तरीके से समझें आप। आपको मैंने अभी ये बताया कि हाउसिंग लोन होता है वो बहुत लंबा चलता है, 15 साल, 10 साल, 20 साल। तो जिस साल आपको उसका पोज़ीशन मिला, उस साल से आप उसका बेनिफिट क्लेम करेंगे अपने रिटर्न के अंदर। अच्छा, अब हाँ, ये है कि जिस साल से आपको बेनिफिट जिस साल से आपको पोज़ीशन मिला है, उस साल से ही आप उसका अपने आईटीआर में बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कई बार ये होता है कि पोज़ीशन तो मुझे मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन मेरी ईएमआई चालू हो गई आज, हुँ, क्योंकि बैंक आपको ज़्यादा मतलब मॉनिटरिंग पीरियड नहीं देती है। तो जी, जब से आपकी ईएमआई चालू हो गई पहले ही, तो उसमें से जो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन है, हुँ, वो आपको अगले 5 साल मतलब जब आपको पोज़ीशन मिल गया, उससे अगले 5 साल तक वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है, वो आप उस डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं एज़ इंटरेस्ट। बिल्कुल। मुकुल जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो डिडक्शन का फ़ायदा है, ये क्या सिर्फ़ एक घर तक की ही लिमिट है? क्योंकि कई लोग 2-3 घर के लिए भी लोन ले लेते हैं, तो क्या वहाँ उसके लिए भी वो इस डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं? 2-3 घरों तक की भी लिमिट है इसमें? आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं आप, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी जो हुँ, लिमिट है वो मुझे मैक्सिमम जो है साल का जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूँ वो 2 लाख रुपए है, अंडर द हुँ, हेड ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और इंटरेस्टिंग मैं आपको ऐड करना चाहूँगा जो इन नॉर्मल जनरली हुँ, लोगों को पता नहीं होती है। कि सबको यही पता है कि भई इस हेड में मुझे जो मिलना है जब मैं अगर घर बनाने के लिए कोई लोन ले रहा हूँ, तो उसी का मुझे इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो टैक्स पेयर है वो लोन लेता है, लेकिन अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, उसके रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए ठीक है, छोटा-मोटा उसको कुछ काम करवाना है, दिवाली आ गई है, तो दिवाली पे कई बार अपने घर को उसको रंग करवाना होता है या किसी तरीके का कोई और मरम्मत करवानी होती है, जिसको हम रिपेयर एंड रिनोवेशन कहें। अगर उस पर्पज़ से भी अगर वो लोन ले रहा है, तो भी उसको उसके जो ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ लिमिट अलग है। वहाँ लिमिट इंटरेस्ट की 2 लाख थी, यहाँ लिमिट जो है वो सालाना 30,000 रुपए तक का ये फॉर वो क्लेम कर सकता है, इस सेक्शन के तहत। बिल्कुल। अ, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि और अगर किसी ने पर्सनल लोन के ज़रिए ले लिया है, और उसका इस पर्सनल लोन के ज़रिए रकम उठाई है और उसका इस्तेमाल घर के कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस सेक्शन में? बिल्कुल, ये एक बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम लोगों को यही रहता है कि भई हाउसिंग लोन अगर लिया है, तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर हाउसिंग लोन के अलावा अगर आप पर्सनल लोन भी ले रहे हैं, ठीक है? तो उस पर्सनल लोन जो आपने लिया है और उस लोन को आप यूज़ कर रहे हैं अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, हुँ, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है, वहाँ भी लिमिट 2 लाख की ही रहेगी। अच्छा, इसमें पूजा जी मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल, जो लोगों को नहीं पता है, कि हुँ, मैं और किस किस तरह के जो है इंटरेस्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप हुँ, बैंक से लोन लेने जाते हैं। जैसे उसके प्रोसेसिंग फीस होती है,
हाउसिंग हम्म लोन की। हम्म इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कहीं से एकदम से कुछ एक्स्ट्रा फंड आ गया, तो कई बार ये होता है कि हम लोग उसका प्री पेमेंट भी करते हैं। राइट। ठीक है? और कई बार ऐसा भी होता है कि उसको जल्दी क्लोजर कराने के लिए हम लोग जो है फोर्थ क्लोजर चार्जेस भी पे करते हैं। तो हम्म ये एक ऐसे चार्जेस है जिसका आम आदमी को पता नहीं होता है, लेकिन इनका भी आप जो है बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये एक क्लैरिटी काफ़ी ज़रूरी थी, क्योंकि लोग समझते हैं कि सिर्फ़ हाउसिंग लोन के अंडर ही हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि रिनोवेशन लोन और रिपेयर के लिए लोन अक्सर हमको हाउसिंग लोन के अंडर में ही एक एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपने पर्सनल लोन भी ले लिया है और उसका इस्तेमाल, अगर आप ज़रूरी दस्तावेज़ के ज़रिए आप ये दिखा पाएँ कि उसका इस्तेमाल आपने अपने घर पर ही किया है, तो उसका भी फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इस शो के ज़रिए हमने आपको बताया कि आप अपने पर्सनल लोन का इस्तेमाल भी कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद उसका फ़ायदा यहाँ पर उठाइए। अब एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 10। इसके भी काफ़ी सारे सब सेक्शन हैं, तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये इस लिहाज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो भी हमें अलाउंसेस मिलते हैं, उसका फ़ायदा हम इस सेक्शन में उठा सकते हैं। क्योंकि हम अलग अलग पोस्ट में हमें अलग अलग तरीके के यहाँ पर कुछ डिडक्शंस भी, कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस और परक्विजिट्स भी मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। तो वो आईटीआर में कहाँ दिखाना है, ये हम आपको बताएंगे। और इसमें अलग अलग हेड्स होते हैं, एलटीए, एचआरए, कुछ को ट्रैवल अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, तो उस सब का भी फ़ायदा आप इस सेक्शन में उठा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 की, 10(5) की। मुकुल जी, इसके बारे में कुछ बताइए। लीव ट्रैवल अलाउंसेस, क्या फ़ायदा है इसका, और इस नियम का डिडक्शन कितना मिलता है, उसकी लिमिट क्या होती है, इसके बारे में भी कुछ आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैम, अभी तक हमने जितने भी सेक्शन कवर किए या लास्ट सेशन में कवर किए, तो वो सब हम्म थे जनरल। वो हर हम्म कोई डिडक्शन या उसका बेनिफिट एक्सेप्शन क्लेम कर सकता था। अब जो हम सेक्शन जो डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 10, ये स्पेसिफिकली इसमें जनरली जितने भी सैलरीड एम्प्लॉइज हैं आपके, ये स्पेसिफिकली उनके लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसमें जो सबसे पहला आपने बताया एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस। हम्म लीव ट्रैवल अलाउंस तो मैम इसको ऐसा समझिए कि जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जो आपकी जो सीटीसी होती है, कॉस्ट टू हम्म कंपनी, तो आपको जब कॉस्ट टू जो सीटीसी जो आपको बताई जाती है, तो उसमें ये अमाउंट पहले से ही डिस्क्लोज होता है कि भाई आपको हम जो है एलटीए में इतना जो है अमाउंट देंगे। अब हम्म इसमें होता ये है कि सपोज आपको 30,000 का एलटीए आपका है कि भाई आपको हम एलटीए के तहत 30,000 देंगे। लेकिन जो इसका बेनिफिट जो आपको आपके रिटर्न में मिलेगा, वो मिलेगा एक्चुअल बेसिस पे। कि सपोज हम्म 30,000 का आपको एलटीए था, लेकिन आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो किया, आपकी जो ट्रिप के दौरान, वो 20,000 ही किया। तो 20,000 विल बी एज़ अ डिडक्शन, वो आपका टैक्स इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन जो 10,000 आपको एक्सेस मिला, हम्म दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर इनकम, और उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। 13A पे अब ये है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। काफ़ी सारे लोग को अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिलता है और वो रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो वहाँ पर आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये हम अभी आपको बताएंगे। तो मुकुल जी, यहाँ पर एचआरए के नियम क्या कहते हैं? एक बड़ा कॉमन सा होता है, वो होता है एचआरए। हम्म ठीक है? एचआरए जो है, हाउस रेंट अलाउंस जिसको हम कहते हैं, तो जी। ये बेसिकली मिलता है जितने भी आपके सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं। अब इसमें हम्म एक वर्किंग है, तो वो आपको वर्किंग करनी होती है कि भई मैं कितना एचआरए के लिए एलिजिबल हूँ एज़ ए इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो हम्म उसमें इन्होंने 3 स्टेप दे रखे हैं, वो 3 स्टेप आपको कैलकुलेट करना है। उन तीनों स्टेप में जो सबसे मिनिमम अमाउंट होगा, वो एज़ अ आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब जो सबसे पहला इसमें जो है कि जो मुझे एक्चुअल एचआरए कंपनी देगी, हम्म ठीक है? वो पहली कंडीशन हो गई कि भई मेरे को जितना एचआरए कंपनी ने मिला, एक वो अमाउंट आ गया आपके पास। सेकंड अमाउंट आपको वो देखना है कि भई मेरा जो जॉब है वो कहाँ पर है? वेदर इट इज़ इन मेट्रो और नॉन मेट्रो। अगर मेट्रो सिटी में है, तो आपका जो है 50% ऑफ सैलरी, ये एक फिगर आपको निकालना है, और अगर नॉन मेट्रो है, तो 40% ऑफ सैलरी। अब हम्म यहाँ पे सैलरी को आपको समझना होगा कि सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ आपको 2 कंपोनेंट को पकड़ना है सैलरी की कैलकुलेशन के लिए, जिसमें से आप उसका 50% या 40% कैलकुलेट करेंगे। तो सैलरीज़ मीन्स आपका बेसिक बेसिक सैलरी प्लस आपका डीए, डीएनएस अलाउंस। इन 2 हम्म को आपको कैलकुलेट करते हुए अपना 50% निकाल लेना है, अगर आप मेट्रो में हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई में। अगर आप मेट्रो में हैं, तो आपका ये 50% कैलकुलेट होगा, अदरवाइज़ 40।
तो पहला स्टेप आपने एचआरए कैलकुलेट कर लिया आपका, भैया मुझे जितना एक्चुअल में एचआरए मिला। सेकंड आपने कंडीशन ये निकाल ली कि भाई मेरा 40% या 50% कितना आ रहा है सैलरी का। तीसरा जो है आपको निकालना है जितना आपने एक्चुअल रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो आपने Right. एक्चुअल रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी की वर्किंग वैसी निकलेगी, बेसिक प्लस डीए। तो ये तीनों को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, इन तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट फिगर आएगा वो आपको एचआरए का बेनिफिट या डिडक्शन आप उसका इस सेक्शन में 1013A में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई एचआरए की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 1014 की। इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 की, जिसमें कि काफ़ी सारे अलाउंसेस, इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस है, कन्वेंस अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस के बारे में भी आपको बताया गया है इसमें, जिसका कि फ़ायदा आप इस सेक्शन को याद रखिए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। मुकुल जी एक एक करके हमें थोड़ा इसके बारे में समझाइए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और इनके बारे में अमूमन लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 इसके बारे में कुछ बताइए हमें। 1014 में जो जनरल सेक्शंस हैं हम उस पे डिस्कशन करेंगे। इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी मिलता है, एक कन्वेंस अलाउंस हो गया वो मिलेगा आपको, हेल्पर या असिस्टेंस अलाउंस वो मिलता है, और एक यूनिफॉर्म अलाउंस। इन 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है आपको वो मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन तक का मिलेगा और अमाउंट रहेगा 100 रुपीज पर मंथ। तो सेकंड जो था वो है आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। हॉस्टल एक्सपेंडिचर जो अलाउंस है जो आपको मिलेगा मैक्सिमम जो है 300 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ, और इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 बच्चों की रहेगी। ओके। ठीक है, और तीसरा, अच्छा अब ये जो बाकी जो 3 बचे हैं जो मैंने आपको बताया, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और हेल्पर या असिस्टेंस अलाउंस कह लीजिए, इनमें लिमिट कोई नहीं। जितना आप ओके। एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके आप डिडक्शन क्लेम इसमें कर सकते हैं, या क्लेम आपको मिल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज आप एक्चुअल में क्लेम कर रहे हैं तो वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए, प्रूफ इन होना केस चाहिए, करेक्ट। डिपार्टमेंट आपसे इस पे डिमांड करे। तो यूनिफॉर्म अलाउंस को लेकर भी आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। हेल्पर असिस्टेंट अलाउंस भी दिया जाता है कुछ लोगों को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, अगर आप वो रख रहे हैं वहाँ पर भी आपको मिल सकता है डिडक्शन। कन्वेंस अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, इन सब का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में। तो ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझाते भी जा रहे हैं, आप इसको कहीं नोट डाउन भी कर लीजिए। अगर आपने मिस किया है कहीं कुछ तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जाकर वो एपिसोड वापस से देख भी सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की है, और अगर उसके बाद भी आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। मेल आईडी आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। चलिए, लेकिन अब आपके ही सवालों को शामिल करने का वक्त है, और मुकुल जी अब कुछ दर्शकों के सवाल भी हमें मिल रहे हैं, उनको भी एक एक करके शामिल करेंगे हम। बिहार से सवाल आया एक दर्शक, नाम तो मेंशन नहीं है, लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि वो उनको 3,60,000 की टोटल ट्यूशन इनकम से उनकी आमदनी हो रही है, और उसका कुछ पार्ट इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी किया है। तो ये ट्यूशन इनकम और इसके सामने ये इन्वेस्टमेंट, तो ये जानना चाह रहे हैं कि फिर आईटीआर उनको कौन सा भरना चाहिए। इसको लेके थोड़ी कंफ्यूजन है कि कौन सा आईटीआर इनके लिए सही होगा। इसके बारे में कुछ हमें इन्हें सजेशन दीजिए। इसमें 2 चीज़ हमें समझनी होगी। ये ट्यूशन इनकम को, जैसा जो हम लोग जनरली जो है ट्यूशन इनकम को एज़ ए अदर इनकम ट्रीट करते हैं, ये मानते हुए कि भई ये मेरा मेन बिज़नेस इनकम सोर्स नहीं है। तो उस केस में एक तो ये हो गया, प्लस इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो ये मैं मान के चलता हूँ उनको कैपिटल गेन आ रहा होगा उस पे। तो उस केस के अंदर अगर ये 2 चीज़ हैं कि उस पे शेयर गेन, कैपिटल गेन आ रहा है इनको शेयर मार्केट से, और ये एज़ ए अदर इनकम अगर इसको ट्रीट करते हुए चले इनकी ट्यूशन इनकम को, तो इनके लिए आईटीआर 2 जो है वो फाइल होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो मुकुल जी ये सलाह माफ़ कीजिएगा, ये सलाह आपके लिए, दर्शक का यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट ये सलाह आपके लिए। दिल्ली से अगला सवाल आया है विनोद कुमार जी का, और इनका कहना है कि इनके दादाजी के नाम की एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो रहते हैं, और इनके दादाजी और फादर एक्सपायर हो चुके हैं, और इस प्रॉपर्टी से किराए की इनकम भी इन्हें कुछ मिल रही है। तो इस इनकम को वो किस हेड में दिखा सकते हैं? टाइटल अभी भी उनके दादाजी के नाम पर ही है, तो इसमें वो क्या प्रोसेस अपनाएं? शायद उनको अंदाज़ा नहीं होगा, विल वगैरह भी नहीं होगी, तो ऐसे में क्या प्रोसेस अपनाएं, और वहाँ से जो रेंटल इनकम इनको हो रही है वो कैसे दिखाएं?
इनके लिए सलाह यही रहेगी कि इनकम चूँकि इनको रिसीव हो रही है, तो ये इनकम तो इन्हीं के हैंड में टैक्सेबल होगी। तो ये जब अपना आईटीआर फाइल करे, तो उस इनकम को हम्म अपने ही रिटर्न में शो करनी है इनको और इनको उसको दिखाना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एज़ ए रेंटल इनकम और हम्म साथ ही साथ इनको उसपे 30% जो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो भी हम्म। उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको उसमें मिल जाएगा। सपोज़ अच्छा, अगर इसमें 1 लाख रुपए इनको इनकम अगर हो रही है सालाना रेंटल, तो जी। उसमें से 30% लेस हो जाएगा एंड द रिमेनिंग बैलेंस हम्म विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। बिल्कुल। तो विनोद जी, ये सलाह आपके लिए। अब अहमदाबाद से सवाल आया है हमें राजीव कुमार जी का, और इनका सवाल है ये है कि क्या ये एक नया अकाउंट खोल सकते हैं अपने वाइफ के नाम पर, जिससे कि ये टैक्स बेनिफिट अपने लिए क्लेम कर सके। आप मुकुल जी इनको क्या सजेस्ट करेंगे? सवाल थोड़ा क्लियर नहीं है यहाँ पे कि ये किस तरीके का अकाउंट यहाँ पर खोलने की बात कर रहे हैं, बट आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? नए अकाउंट से मतलब पीपीएफ अकाउंट से अगर है, हाँ। तो अगर पीपीएफ अकाउंट की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट यस ऑफ कोर्स ये अपने नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे और इनफैक्ट अपने बच्चों के नाम पे भी अगर हाँ। खोलते हैं और उसमें अगर ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट ये अपने आईटीआर में ले सकता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख ही मिलेगी। अगर उन्होंने ओके। 1.5 लाख अपने ही पीपीएफ में पूरा कर दिया है तो वहाँ एक्स्ट्रा जो भी डिपॉजिट हो रहा है उसका कोई बेनिफिट इनको टैक्सेशन नहीं पॉइंट ऑफ मिलेगा। व्यू। जी बिल्कुल, सवाल यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप कुछ डाउट है आपको, थोड़ा आप हमें बेहतर तरीके से अपना सवाल हमें भेज पाएँ, तो फिर हम इसे एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं निकल कर आ रहा है कि आप यहाँ पे किस नए अकाउंट की बात कर रहे हैं। चलिए, अब अगला सवाल आया है आंचल रहेजा का, बड़ोदरा से है ये। इनकी शादी 2015 में हुई है और ये जानना चाहेंगे कि क्या वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती हैं। एचयूएफ की थोड़ा क्वेश्चन आई थिंक कुछ मिसमैच हो रहा है। इसको इस हाँ तरीके से हाँ। समझते हैं अगर वो ये कहना चाह रही हैं कि फादर की डेथ हो गई है और फादर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है, वो हम्म हम मुझे उसमें हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये ऑफ कोर्स उनका उसका हिस्सा उसमें है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट उनके साथ-साथ उनकी अगर मदर भी है, तो वो भी उसमें हिस्सेदार है, प्लस सारे उनके भाई-बहन जितने भी हैं, सभी उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो ये सलाह आंचल जी के लिए। एक और सवाल आया है इस पे, और ये सवाल राजकुमार जी का है, तो इस पर अब आप सलाह दीजिए। ये एचयूएफ से जुड़ा हुआ है। इनके फादर की डेथ मार्च 2018 में हुई है और ये 5 भाई हैं, तो क्या फादर की प्रॉपर्टी 5 भाइयों को एचयूएफ में कैसे आएगी, ये समझना चाह रहे हैं। तो मुकुल जी, हमें ज़रा सलाह दीजिए कि एचयूएफ को लेकर फिर ये नियम क्या कह रहे हैं। ये भी थोड़ा-सा मतलब इसको इस तरीके से समझना होगा क्वेश्चन को कि हम्म पहली बात तो एचयूएफ में ऑटोमैटिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक जी। है? फादर की डेथ हो गई है और फादर की डेथ के बाद ये 5 ही उनके बेटे हैं। हम्म तो ये ऑटोमैटिक चूँकि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है तो वो पाँचों ही उसके बराबर के हिस्सेदार हो गए, पाँचों ही उसके बराबर के मालिक हो गए उस प्रॉपर्टी हम्म के। हम्म तो सबसे बेटर तो यही रहेगा कि उस प्रॉपर्टी को आपस में ही उसके 5 हिस्से करके बाँट लें। सबसे बेस्ट तो इनके लिए यही रहेगा। क्योंकि हम्म एचयूएफ में डालना डायरेक्टली वो नहीं जाएगी। हम्म फादर की डेथ के बाद हम पाँचों भाइयों की एचयूएफ क्योंकि पाँचों भाइयों की अलग से कोई एचयूएफ नहीं होगी। हम्म हर भाई की अगर सपोज़ मान के चलते हैं इन पाँचों भाइयों की अगर शादी हो चुकी है, ये पाँचों भाई मैरिड है, तो इन पाँचों भाइयों की अलग अलग से एक एचयूएफ अलग से हो। बराबर। तो इसको ये एचयूएफ में ना जाने के बजाय ये पाँचों ही अपना चूँकि उसमें उनका हिस्सा तो आ गया ऑटोमैटिकली डेथ के बाद, करेक्ट करेक्ट इनहेरिटेंस करेक्ट। प्रॉपर्टी। जी, बिल्कुल। तो ये है कुछ एचयूएफ के नियम, इसके ज़रिए आप अपना फैसला ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। आप अगर विल है तो उसकी भी मदद आप ले सकते हैं, और एचयूएफ से जुड़े अगर आपके पास और भी कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय की भी थोड़ी कमी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस 2 पार्ट में जो एक डिटेल डिस्कशन हमने की है तमाम डिडक्शंस की, एग्जेम्पशंस की, उससे आपको मदद मिली होगी। अगली बार जब आप आईटीआर फाइल करें तो केवल एक सेक्शन पर ध्यान नहीं दें, और भी काफ़ी सारे सेक्शन हैं जिनकी की मदद आपको पड़ सकती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आईटीआर फाइल करें तो आपको उसमें मदद मिले। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुकुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए, और तमाम डिडक्शंस पर अपनी राय भी आसान भाषा में हमें दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।